हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेशम्स लॉ। मनी एंड बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सर ग्रेशम्स थे, इनका पूरा नाम था सर थॉमस ग्रेशम्स। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की थी और ये ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे। इन्होंने एक लॉ बनाया था जिसमें ये मनी को कंसिडर करते थे गुड मनी और बैड मनी। इस गुड मनी और बैड मनी ये जो उन्होंने लॉ बनाया था, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सर थॉमस ग्रेशम्स ने जो लॉ दिया था उसका नाम पड़ गया ग्रेशम्स लॉ। ठीक है। और इस ग्रेशम्स लॉ के हिसाब से कोई भी एक इकोनॉमी के अंदर गुड मनी और बैड मनी साथ साथ सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेशन में हैं, और बैड मनी गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, उसे हम ग्रेशम्स लॉ कहते हैं। इन्होंने कहा कि जब बैड मनी और गुड मनी दोनों सर्कुलेट कर रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर एज अ मीडिया ऑफ एक्सचेंज साइड बाय साइड, ठीक है, और जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो इसी को हम ग्रेशम्स लॉ कहते हैं। मीनिंग भी लगभग लगभग सेम ही है कि जब गुड मनी और बैड मनी दोनों एक साथ सर्कुलेट हो रहे हैं एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब वो पैसा जिसे गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटीज पूरा मैनेज करती है, तो वो लीगल टेंडर हो गया, और जिसे जनरल पब्लिक एक्सेप्ट करती है क्योंकि सरकार ने इशू किया है। तो इन्होंने बोला कि जब गुड मनी और बैड मनी दोनों सर्कुलेट हो रहे हैं साथ में एज अ लीगल टेंडर, और जो बैड मनी है वो क्या कर रहा है कि गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर दे रहा है, तो उसे हम ग्रेशम्स लॉ कहते हैं। अभी तक तो इतना समझ में आ गया, लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये समझ में नहीं आया होगा कि भैया ये गुड मनी और बैड मनी है क्या आखिर। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये गुड मनी बैड मनी किसे कह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये लॉ ऑपरेट कैसे करता है, ये लॉ काम कैसे करता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो लॉ है ये तीनों स्टैंडर्ड में काम करता है, चाहे वो मोनोमेटेलिज्म हो, चाहे वो बायमेटेलिज्म हो, चाहे वो पेपर स्टैंडर्ड हो। अब मोनोमेटेलिज्म तो आप सभी जानते हैं, जहां पे एक सिंगल मेटल से बना हुआ कॉइन पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होता है, उसे हम मोनोमेटेलिज्म कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड से बना हुआ कॉइन पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो उसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलेंगे। अगर सिल्वर से बना हुआ कॉइन पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है तो उसे हम सिल्वर स्टैंडर्ड बोलेंगे। यूनाइटेड किंगडम में गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था क्योंकि वहां सोने के सिक्के सर्कुलेट हो रहे थे। हमारा देश यानी इंडिया के अंदर सिल्वर स्टैंडर्ड चल रहा था क्योंकि वहां पे चांदी के सिक्के सर्कुलेट हो रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ एक धातु या एक मेटल से बना हुआ सिक्का मोनोमेटलिज्म कहलाता है। अब क्योंकि वो एक मेटल से बना है, से गोल्ड से बना है, ठीक है, तो जो पुराने सोने के सिक्के होंगे वो हो जाएंगे बैड मनी, जो नए सोने के सिक्के हो जाएंगे वो हो जाएंगे गुड मनी। और बैड मनी क्या करेगा, ग्रेशम्स लॉ के हिसाब से गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देगा। इन्होंने कहा कि जो पुराने सोने के सिक्के होंगे, घिसे हुए सोने के सिक्के होंगे, वो नए फुल वेट वाले कॉइन्स को सर्कुलेशन से बाहर कर देंगे। ठीक है, हर इंसान पुराने सिक्के को बार बार चलाने की कोशिश करेगा और नए सिक्के को अपने पास सेव करके रख लेगा। तो जब आप किसी नए सिक्के को बचा के रख लेंगे क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा चमकदार है क्योंकि वो वर्न आउट नहीं हुआ, वो पुराना नहीं है, एकदम नया है, यानी वो सर्कुलेशन से बाहर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बायमेटलिज्म। तो बायमेटलिज्म आप सभी जानते हैं कि जहां पे गोल्ड और सिल्वर दोनों से बने हुए सिक्के एक साथ इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होते हैं। जो गोल्ड के कॉइन्स होते हैं उसे कहा जाता है ओवर वैल्यूड मनी। ओवर वैल्यूड हम सिल्वर के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, और जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं वो अंडर वैल्यूड होते हैं। अंडर वैल्यूड हम गोल्ड के कंपैरिजन में बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो गोल्ड कॉइन ओवर वैल्यूड मनी होता है वो होता है बैड मनी, और जो सिल्वर कॉइन्स होता है, जो अंडर वैल्यूड मनी होता है, वो होता है गुड मनी। तो यहाँ सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों को सर्कुलेशन से बाहर कर देते हैं। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर सोने और चांदी के सिक्के सर्कुलेट हो रहे हैं तो हर एक इंसान चाहेगा कि उसके पास क्या आ जाए, सोने का सिक्का, और इस चाहत में वो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करेगा। जब आपके पास आ जाएगा सोने का सिक्का तो खर्च भी तो आप सोने का सिक्का ही करिएगा ना, गोल्ड कॉइन का ही खर्चा होगा आपसे।
और रही बात सिल्वर कॉइन की, तो सिल्वर को कोई ज्यादा पूछेगा नहीं, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी और सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेशम्स लॉ के हिसाब से जो ओवर वैल्यूड कॉइन है वो अंडर वैल्यूड कॉइन को सर्कुलेशन से बाहर कर देगा। ठीक है, जब 2000 रुपए का नोट आया था तो हर इंसान 2000 रुपए का नोट अपने पास रखने की कोशिश करता था। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू 100 रुपीज नोट या 200 रुपीज नोट। ठीक है, तो हर इंसान ने क्या किया कि 2000 नोट को अपने पास रख लिया और वो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए या 200 रुपए के नोट को यूज करता था। तो इससे क्या हुआ, 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गया। तो यहाँ पे गुड मनी क्या हो गया, 2000 का नोट। बैड मनी क्या हो गया, ये 100-200 रुपए का नोट, जिसने क्या किया, दोनों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे हम गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन की बात कर रहे हैं जो दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू बराबर है। एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको टोकन मनी का। ठीक है, आगे तीसरा है पेपर स्टैंडर्ड। अब पेपर स्टैंडर्ड में इन्होंने बोला कि अच्छा, पेपर स्टैंडर्ड में क्या होता था कि सोने के सिक्कों के साथ साथ पेपर नोट भी सर्कुलेट होते थे और ये कन्वर्टेबल नेचर के थे, अगर आपको याद होगा तो। इन्होंने कहा कि जो सुपीरियर मेटल कॉइन्स होते थे वो गुड मनी कहलाते थे और जो पेपर नोट्स होते थे वो बैड मनी कहलाते थे। ग्रेशम्स लॉ के हिसाब से जो इंफीरियर करेंसी है यानी पेपर नोट है, जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इल्लेपो है। क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू, इल्लेपो, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, इफ नाउ लिमिटेड इन अमाउंट विल ड्राइव आउट द सुपीरियर करेंसी। तो हर इंसान क्या कोशिश करेगा कि वो पेपर करेंसी को ज्यादा से ज्यादा यूज करे और गोल्ड को, सुपीरियर मेटल कॉइन को अपने पास सेव करके रख ले। तो जो अपने पास आपने बचा के रख लिया वो हो गया सर्कुलेशन से बाहर, और जिसे आपने सबसे ज्यादा यूज किया वो बन गया आपका पेपर मनी यानी बैड मनी। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रेशम्स लॉ। अब बात करते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स ऑफ ग्रेशम्स लॉ में पहला मेरिट है यूजफुलनेस ऑफ गुड मनी। अब जैसे मोनोमेटलिज्म की बात हमने की थी, मोनोमेटलिज्म में सिर्फ सोने के बने हुए सिक्के थे जिसमें कुछ न्यू कॉइन्स थे और कुछ ओल्ड कॉइन्स थे। तो ओल्ड कॉइन्स ने क्या किया था, न्यू कॉइन्स को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था। अब जो कॉइन सर्कुलेशन से बाहर हो गया उसे लोगों ने अपने पास दबा लिया। अब इसे आप दूसरे पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ज्वेलरी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, इसको आप रिजर्व के तौर पे रख सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी और पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गुड मनी को आप, जो नए सिक्के थे जिसे हम गुड मनी डिनोट कर रहे थे, उसको आप किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा है फिक्स्ड पैरिटी रेशियो। सरकार ने बोल रखा था कि जो सोने के सिक्के होंगे उनकी पैरिटी गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, बराबरी। अब क्या इक्वालिटी बराबरी, दो तरीके की इक्वालिटी बराबरी। पहला, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होगा सारे सिक्कों का, प्लस जो ओल्ड सिक्के हैं और जो नए सिक्के हैं दोनों की बराबरी होगी, दोनों का जो वैल्यू होगा फिक्स होगा सरकार द्वारा और दोनों की वैल्यू बराबर होगी। 10 रुपए का एक पुराना सिक्का आपके पास है और 10 रुपए का एकदम नया सिक्का आपके पास है, तो जो पुराना सिक्का घिस गया है उसकी भी तो वैल्यू उतनी ही है जितना नए सिक्के की वैल्यू है। यही चीज सरकार ने फिक्स किया है। ये तब भी वर्क करता था, इसलिए तब उसे बोलते थे फिक्स पैरिटी रेशियो। अगला है सफिशिएंट मनी सप्लाई। सफिशिएंट मनी सप्लाई में बोला गया है कि गुड मनी और बैड मनी की जो सप्लाई होनी चाहिए वो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट करेगा। ठीक है, कैसे, अगले पॉइंट में समझाया गया है कि जो बैड मनी है उसकी इतनी सप्लाई होनी जरूरी है कि गुड मनी जब सर्कुलेशन से बाहर हो जाए तो बैड मनी अकेले पूरी इकोनॉमी के सर्कुलेशन को संभाल ले। ठीक है, पांचवा है कंटेंट्स ऑफ प्योर मेटल। अब जो कंटेंट्स ऑफ प्योर मेटल है ये तभी ऑपरेट करेगा जब नए और पुराने सिक्के में जो कंटेंट ऑफ प्योर मेटल है वो बराबर होगा, अदरवाइज ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बैड मनी। ये लॉ तभी ऑपरेट करेगा जब बैड मनी लोग एक्सेप्ट करेंगे, अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट भी नहीं करेगा। ठीक है, अगला है डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड मनी एंड बैड मनी। लोगों को ये जानकारी होनी जरूरी है। ये लॉ ये अज्यूम करता है कि लोगों को ये जानकारी है, उन्हें ये पहचान है कि गुड मनी किसे कंसिडर करते हैं और बैड मनी किसे कंसिडर करते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग हैबिट। अगर बैंकिंग हैबिट लोगों के अंदर डेवलप हो गई तो ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि अपने सिक्कों को जो उन्होंने बचा करके रखा है वो बैंक को दे देंगे, बैंक दूसरे को लोन दे देगा, तो वो कभी ग्रेशम्स लॉ काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट में कह रहे हैं कन्वर्टिबिलिटी। तो कन्वर्टिबिलिटी में कह रहे हैं कि ये लॉ तब भी काम नहीं करेगा
जब कोई देश इनकन्वर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, ठीक है, तब ये लॉ काम नहीं करेगा। जैसे आजकल पूरी दुनिया इनकन्वर्टेबल पेपर मनी को यूज कर रही है, पेपर स्टैंडर्ड को यूज कर रही है, तो ये ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रेशम्स लॉ की डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहला डीमेरिट है कि आपके पास इनफ मनी इन सर्कुलेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों की जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिमांड है वो सेटिस्फाई हो सके। इन केस अगर आपके पास बैड मनी का शॉर्टेज है तो ये लॉ ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं, जो दूसरा डिमेरिट है वो है कि जब लोग इन जनरल बैड मनी का एक्सेप्टेंस रिफ्यूज कर दें, नहीं लेंगे बैड मनी, कुछ कर लोगे क्या, ऐसे बोलने लगे, ठीक है, और गुड मनी अपने हिसाब से काम करता रहे, तब भी ये लॉ ऑपरेट नहीं करेगा। लोगों ने बैड मनी लेना बंद कर दिया, ठीक। और लास्ट में कह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों को साथ साथ एक्सेप्टेंस जरूरी है। और लास्ट में कह रहे हैं कि जो ये लॉ है ग्रेशम्स लॉ, ये अज्यूम करता है कि जो लोग हैं वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं गुड मनी और बैड मनी के बीच में। एंड इफ पीपल आर इग्नोरेंट, और पीपल अगर इग्नोरेंट है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहे और वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे गुड मनी और बैड मनी के बीच में, तब भी ये लॉ ऑपरेट नहीं करेगा। यहां पे जरूरी है कि लोगों को जानकारी है, होना चाहिए कि भाई गुड मनी किसे कहते हैं, बैड मनी किसे कहते हैं, और दोनों के बारे में डिफरेंशिएशन अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑपरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ग्रेशम्स लॉ टॉपिक आज क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।